अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विसर्प वाला चैप्टर, ठीक है। और विसर्प के अंतर्गत स्किन डिजीज़ेज़ आती हैं मेनली। जैसे कुष्ठ के अंतर्गत बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़ आती हैं, उसी तरीके से विसर्प के अंतर्गत भी स्किन डिजीज़ेज़ आती हैं। और कुष्ठ और विसर्प में अंतर ये होता है कि जो कुष्ठ है वो उतनी जल्दी पूरी बॉडी में फैलता नहीं है, लेकिन विसर्प जो है बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलने वाला होता है। और विसर्प रोग को माना, इसमें ना कफ की इन्वॉल्वमेंट भी मानी जाती है। तो अब ये छर्दी वाला चैप्टर था इससे पहले, उसके बाद विसर्प का वर्णन किया गया है। तो वमन के वेग को रोकने से विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसीलिए छर्दी रोग के बाद विसर्प की चिकित्सा आपको अवश्य जाननी चाहिए, ये इसीलिए इसका वर्णन आया है छर्दी रोग के बाद, ठीक है। और बाकी विसर्प की व्युत्पत्ति विविध सर्पति इससे बताई गई है कि माने कि ये जो है सर्प की तरह जो बहुत तेज़ी से गति करता है, ठीक है। जिस रोग में बहुत तेज़ से गति होती है, बहुत तेज़ी से वो फैलता है, वो विसर्प रोग कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और विसर्प या विसर्प ये दोनों में से कोई भी शब्द आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऐसा बोला जाता है। अब विसर्प रोग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं इन्होंने, और उन्हीं के बारे में फिर अब आगे एक एक करके डिस्कस किया जाएगा कि इस रोग का नाम से जाना जाए और इसका क्या नाम रखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है कि इन्होंने बस प्रश्न पूछे हैं अपने इस रोग का। अब जो जो प्रश्न पूछे ना वो अब हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे। तो पहले तो उन्होंने ये पूछा था कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, तो विसर्प नाम क्यों, ठीक है। तो यह रोग अनेक प्रकार की गतियों से शरीर में शीघ्र ही गमन करता है, ठीक है। इसमें और कुष्ठ में अंतर ही ये है कि कुष्ठ उतनी तेज़ी से शरीर में फैलता नहीं है, लेकिन ये जो विसर्प रोग है ये बहुत तेज़ी से शरीर में फैलता है। तो इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की गतियाँ होती हैं और पूरे शरीर में ये गमन करता है, इसलिए इस रोग का नाम विसर्प रख दिया गया है। अथवा शरीर के सभी प्रदेशों में शीघ्रता से गमन करने पर भी इसका नाम परिसर्प रखा गया। तो जैसे सांप बहुत तेज़ी से चलता है, तो ऐसे ही ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। और इसके प्रकार 7 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और ये द्वंद्वज भेद से होता है, ठीक है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। तो वात पित्त वाला जो है उसका नाम होता है आग्नेय विसर्प, वात कफज वाले का नाम होता है ग्रंथि विसर्प, और पित्त कफज का नाम होता है कर्दम विसर्प, ठीक है। ये सब इनके नाम होते हैं। और टोटल 7 प्रकार का विसर्प रोग होता है। विसर्प के दूष्य किसको ये खराब करता है, तो ये 7 चीज़ें होती हैं। तो इसमें रस, लसिका, त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, और ये 4 दूष्य हो गए। इसके अलावा वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष यहाँ पे रहते हैं। तो इन टोटल 7 यहाँ पे दूष्य होते हैं, ठीक है। और शरीर को धारण करने से वात, पित्त, कफ भी धातुएं ही कंसीडर करी जाती हैं, धातुएं ही बोला जाता है, क्योंकि शरीर इन्हीं के ऊपर चल रहा होता है। साथ ही साथ रक्त, लसिका, त्वचा, मांस ये धातुएं हैं। इन सातों के दूषित होने से विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये यद्यपि ये ही 7 धातुएं कुष्ठ में भी होती हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इस दृष्टि से कुष्ठ और विसर्प रोग में वृष और दोष समान हो गए, माने क्या दूषित हो रहा है और क्या दोष है वो सेम हो गए। पर दोनों रोगों में इतना अंतर क्यों है कि विसर्प रोग में दोष दूष्य को शीघ्रता से दूषित करता है, और इम्पॉर्टेंट है कि विसर्प रोग में बहुत तेज़ी से इन्वॉल्वमेंट होता है और कुष्ठ रोग में धीरे धीरे होता है। और एक चीज़ ये भी है कि इन्होंने कुष्ठ वाले में हमको बताया भी था कि कुष्ठ में सातों के सात का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन विसर्प में 1-2 चीज़ें कम भी होंगी तो चलेगा। ऑल्दो ये सातों चीज़ें दूषित होंगी तो विसर्प रोग उत्पत्ति होगी, बट 1-2 चीज़ें कम भी होंगी तो चलेगा, लेकिन कुष्ठ में ये सातों की सातों मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने कुष्ठ में भी बताई थी। अब विसर्प का देखो, कुष्ठ और विसर्प में एकमात्र अंतर ये है कि
ये विसर्प बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, पूरे शरीर में फैलता है, लेकिन कुष्ठ नहीं फैलता और वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। और बढ़ता भी ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर में ही फैल रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन विसर्प में ऐसा होता है। विसर्प के अब सामान्य निदानों की बात करें तो त्रिदोषज ही इसमें होगा, कफ डोमिनेंट त्रिदोषज के बारे में, कि जैसे लवण, अम्ल, कटु रस है, उष्ण है, ठीक है, और इन सब रसों का अधिक सेवन है। खट्टा दही, दही का पानी हो गया, शुक्ति से सुरा, सौविरक, विकृत हुई मदिरा आदि, इन सब का सेवन करना। उष्ण वीर्य वाले शाडव का प्रयोग करना। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कुर्चिका का प्रयोग करना, कुर्चिका का मतलब मलाई होता है, ठीक है। और किलाट हो गया, छेना मतलब दूध को फाड़ के जिससे रसगुल्ले बनते हैं ना, वो छेना। इसके अलावा मंदक है, जो दही उत्तम दूध से ना जमी हुई हो। और तिल, कुलत, तिल का तेल, पिष्टक, ग्राम्य मांसानु, पौधक, लहसुन, सड़ी हुई मछली हो गई। विरुद्ध आहार का निरंतर सेवन है। अधिक भोजन करना, दिन में सोना, अजीर्ण, अध्यशन, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो गया, चाकू आदि से कट गया है, अंगों में वध लग जाने से, अंगों में रस्सी आदि के कसकर बांध देने से, तो ये सारे बहुत मल्टीपल फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। किसी ट्रॉमा की वजह से विसर्प रोग हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का खराब आहार विहार खाने की वजह से हो सकता है। इन शॉर्ट ये कफ प्रधान त्रिदोषज ही आप इसमें ज़्यादातर निदान देखेंगे। तो इन सब कारणों से कुपित हुआ वात, पित्त, कफ एक साथ मिलकर रस, लसिका, त्वचा, मांस, इन सभी को दूषित करके विसर्प रोग उत्पन्न कर देता है। ये विसर्प रोग अहितकर आहार विहार करने वाले व्यक्तियों को ही होता है मेनली, ठीक है। और जैसे विसर्प के यहाँ पे दोष के हिसाब से इन्होंने 7 भेद बताए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे विसर्प के स्थान अनुसार 3 और भेद इन्होंने बताए हैं। तो एक होता है जो कि बाहरी धातुओं में आश्रित होता है, बाहरी धातुओं में आश्रित होता है। एक होता है आभ्यंतर, डीप सीटेड जो होता है, और जो दोनों जगह मौजूद है, सुपरफिशियली भी और डीप सीटेड भी, ठीक है। और इसमें सबसे डिफिकल्ट टू वही लिखा हुआ है कि इन 3 प्रकार के विसर्पों को उत्तरोत्तर गुरु समझना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से जो उभय वाला है, बेसिकली बाहरी और भीतरी दोनों धातुओं में जो है, वो वाला ज़्यादा मुश्किल है ट्रीट करना, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। फिर साध्यता, साध्यता के बेसिस पे सबसे इजी जो सुपरफिशियल है, और फिर एक होता है जो डीप सीटेड है थोड़ा सा, वो अभ्यंतर वाला हो गया, और एक होता है जो सुपरफिशियल भी मौजूद है और डीप सीटेड भी। तो जो सुपरफिशियली है वो बाहरी धातुओं में आश्रित, बही आश्रित वाला, वो इजी टू क्योर है, ठीक है। साध्यता, साध्यता के संदर्भ में जो विसर्प बाहरी धातुओं के मार्गों में आश्रित है वो साध्य होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया है, बाहरी धातुओं वाला आश्रित, बाहरी धातु वाला साध्य है, और बाहरी भीतरी धातु वाला वो असाध्य है, और जो भीतरी धातु में है वो बहुत ही कठिन और कृच्छ साध्य होता है, ठीक है। उसको कृच्छ साध्य बोला गया है, बट कम्प्लीटली असाध्य नहीं बोला गया है, ठीक है। तो कम्प्लीटली असाध्य तो वो है जो सुपरफिशियल भी है, डीप सीटेड भी है, और जो डीप सीटेड वाला है वो थोड़ा मुश्किल है ट्रीट करना, और सबसे इजी है बाहरी धातुओं में जो आश्रित होता है। और इस प्रकार बहिर्मार्ग आश्रित को सुख साध्य, आभ्यंतर वाले को कृच्छ, और बाहरी वाले को असाध्य कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है। और साध्य में सुख साध्य, कृच्छ साध्य, ये 2 भेद होते हैं। आचार्य ने भीतरी भाग में आश्रित विसर्प को कृच्छ साध्य माना है, और ये सारा पॉइंट खैर हमने कर लिया है। अब संप्राप्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो शरीर के भीतरी धातुओं में कुपित दोष भीतरी मार्गों में आश्रित होकर कुपित होकर आभ्यंतर विसर्प रोग उत्पन्न करते हैं, और जब दोष बाहरी मार्ग में होते हैं तो बाहरी धातुओं को दूषित करते हैं और बाहरी विसर्प को उत्पन्न करते हैं। जब कुपित हुए दोष बाहरी और आभ्यंतर दोनों धातुओं में आश्रित होते हैं तो वो बाहरी और भीतर दोष दूष्य को दूषित करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और भीतरी धातुओं में होंगे कुपित और भीतरी मार्ग में होंगे तो आभ्यंतर विसर्प उत्पन्न होगा।
जब दोष बाहरी मार्ग में आश्रित होकर बाहरी धातुओं को दूषित करेंगे तो बाहरी विसर्प यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, और जब यहाँ पे बाहरी और भीतरी धातुओं में वो आश्रित होगा तो उभय वाला हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको मतलब अलग से ध्यान देना पड़े। फिर आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के लक्षणों की बात करेंगे। तो यदि विसर्प रोग शरीर के आभ्यंतर मार्ग में आश्रित होता है, अगर वो आभ्यंतर मार्ग में आश्रित होता है तो मर्म स्थान में उपघात, सम्मोह, आभ्यंतर मार्गों का विघटन, आपस में परस्पर आभ्यंतर आहार आदि मार्गों में घर्षण होता रहता है। प्यास की अधिकता, मलमूत्र, अपान वायु, इन सारे वेग जो हैं विषम रूप से आएंगे। जठराग्नि नाश हो जाती है। ये सारे लक्षण मिलेंगे इन केस ऑफ आभ्यंतर विसर्प। ठीक है, हृदय उपघात, सम्मोह और आभ्यंतर मार्गों का विघटन। आभ्यंतर मार्गों का विघटन माने कि वहाँ पे आपस में जो स्रोतस है वहाँ पे फ्रिक्शन है, बेसिकली फ्रिक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा प्यास की अधिकता, वेग जो है विषम रूप में निकल रहे हैं, और जठराग्नि का नाश, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी आभ्यंतर वाले विसर्प में। और ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं यदि ये विसर्प रोग में ना हो, अन्य सभी लक्षण विसर्प के हो तो उसको बाहरी विसर्प जानना चाहिए। विसर्प आभ्यंतर, इसे एक बार विमर्श पढ़ेंगे कि विसर्प आभ्यंतर और बाहरी भेद से दो प्रकार का होता है। बाह्य विसर्प के सामान्य रूप बताए गए हैं। वातादि दोष से होने वाले विसर्प के लक्षणों में यदि मर्म उपघात आदि लक्षण उपस्थित रहते हैं तो उसको आभ्यंतर समझना चाहिए। मर्म उपघात आदि लक्षण उपस्थित ना हो और वातादि के जो आगे हम लक्षण बताएंगे वो आएंगे तो आप उसको समझ लो बाहरी विसर्प। तो इन्होंने बोला हुआ है ना कि ये सारे लक्षण जो बता रखे हैं कि सम्मोह, हृदय में उपघात, प्यास की अधिकता, मलमूत्रों का वेग विषम हो जाना, ये सब अगर आ रहा है अलॉन्ग विथ स्किन लीजन्स। ठीक है, अभी स्किन लीजन्स के बारे में आगे बताएंगे कि कैसे स्किन लीजन्स होते हैं। वातज, पित्तज, कफज की जब बात होगी तो स्किन लीजन्स के बारे में बताएंगे। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो आभ्यंतर और बाह्य वो है विसर्प, ठीक है, वो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो स्किन लीजन्स केवल मौजूद हैं और ये सारे लक्षण जैसे कि हृदय में हृदय प्रदेश में उपघात होना, सम्मोह है, ठीक है, मलमूत्र विषम रूप से निकल रहे हैं, प्यास की अधिकता, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं अलॉन्ग विथ स्किन लीजन्स तो वो केवल बाह्य है। ठीक है, स्किन लीजन्स है लेकिन ये लक्षण नहीं है तो माने वो बाह्य आश्रित है। लेकिन इसमें क्या है कि स्किन लीजन्स है प्लस ये वाले लक्षण भी मिल रहे हैं तो आप इसको आभ्यंतर समझेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने समझना है। इसलिए बोला हुआ है कि मर्मोपघात आदि लक्षण अगर उपस्थित ना हो तो जो वात, पित्त, कफ, विसर्प के लक्षण बताएं अगर वही सिर्फ मौजूद हैं और ये इंटरनल वाली चीज़ें नहीं मौजूद हैं तो फिर आपको उसे बाह्य विसर्प समझना चाहिए। अब इसकी साध्यता के संदर्भ में बोला हुआ है असाध्यता के लिए कि क्या चीज़ असाध्य होती है। तो जिस विसर्प रोग में आभ्यंतर मार्ग में आश्रित तथा बाह्य मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के सभी लक्षण उपस्थित हो गए हों, विसर्प रोग की उत्पत्ति का आदि, पहला तो ये कि सभी लक्षण है वहाँ पे, ठीक है, जो कुछ भी लक्षण बताएं सब मौजूद है, प्लस रोग की उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति का जो कारण है वो बलवान है। ठीक है, और अति कष्टदायक उपद्रव वहाँ पे मौजूद है, और साथ ही साथ जिस विसर्प रोग की गति मर्म स्थान तक चली गई हो, माने जिस विसर्प में हृदय, मस्तिष्क आदि इन्वॉल्व हो गए, इस तरीके का जो विसर्प रोग है वो मनुष्य को मार डालता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं कि जिसकी कारण बहुत अधिक हैं। ठीक है, कारण जो है बहुत अधिक बलवान है और सारे के सारे लक्षण उपस्थित हैं और कष्टकारी उपद्रव भी वहाँ पे मौजूद हैं। रोग की गति मर्म स्थान यानी हृदय, मस्तिष्क आदि सब जगह तक चली गई है, तो ऐसा विसर्प रोग जो है मनुष्य को मार डालता है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फिर अब एक एक करके सारे टाइप के विसर्प रोगों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले वातज विसर्प के लिए बोल रहे हैं।
तो इसमें वातज विसर्प में निदान और संप्राप्ति में कैसा रहेगा, तो निदान बेसिक, रूक्ष है, उष्ण आहार विहार के द्वारा केवल कूपित वायु तथा अधिक मात्रा में आहार सेवन से, एक सेकेंड, अधिक मात्रा में आहार सेवन से आवृत और दुष्ट हुई वायु रक्तादि धातुओं को दूषित करते हुए अपने बल के अनुसार शरीर में गति उत्पन्न करती है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, इसको कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। अब इसके ना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे छर्दी में क्या था कि आपको वॉमिटस का कैसा कैरेक्टर्स है वो ध्यान रखना है। अतिसार में कैसे मल के कैरेक्टर्स थे, मतलब कि हर टाइप का अतिसार में कैसा कैसा स्टूल निकल रहा था, तो वो ध्यान रखना है। इसी तरीके से विसर्प के केस में कैसे कैसे लीजन्स हैं वो आपको खास थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वातज विसर्प की बात करें तो वातज विसर्प से पीड़ित रोगी में क्या होगा कि ना कुछ बॉडी में भी लक्षण आएंगे प्लस कुछ स्किन लीजन्स के रूप में भी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसको भ्रम होगा, द्वथु होगा, पूरे शरीर में ताप रहेगा, महसूस करेगा वो, और प्यास की अधिकता, सुई चुभने की जैसी वेदना रहेगी, उदर में शूल, अंगों में वेदना, अंगों में ऐंठन, ठीक है, और कपकपी रहेगी। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। ठीक है, ये सब तो बात में रहती हैं। साथ ही साथ ज्वर है, तमक श्वास रहेगा, कास, अस्थियों में भेदन, जैसे भेदन माने कि जैसे कोई फाड़ रहा हो, इस तरीके का पेन उसको अस्थि की संधियों में होगा। और इसके अलावा अस्थियों का संधियों का विश्लेषण, जो भी जॉइंट्स हैं वो सब ढीले पड़ जाएंगे। एंड वेपन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगा। भोजन में अरुचि, अन्न जो है सही से पकेगा नहीं, नेत्रों में व्याकुलता रहेगी, नेत्र आंसुओं से भरे हुए रहेंगे, अंगों पर चींटी चल रही है, इस तरीके का अनुभव उसको होगा। ये सारे इन जनरल वो बॉडी में लक्षण फील करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो विसर्प है, अब वो कैसा होगा कि जिस स्थान पर विसर्प फैलेगा वो पर्टिकुलर एरिया, स्किन लीजन कैसा हो जाएगा, श्याव अरुण वर्ण का होगा। उस लीजन में शोथ होगा, सुई चुभने की सी पीड़ा होगी, भेदनवत पीड़ा, शूल, तनाव, संकोच, ठीक है, रोमांच, फरकाहट, ठीक है, ये हर तरीके का कष्ट उस पर्टिकुलर स्किन लीजन में वो पेशेंट फील करेगा। यदि ऐसी अवस्था में विसर्प की चिकित्सा न की जाए तो क्या है, चिकित्सा न की जाए तो शीघ्र फूटने वाला पतला अरुण वर्ण की श्याव अरुण और श्याव वर्ण की पीड़िकाएं भी वहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, चिकित्सा ना की जाए तो अरुण वर्ण, श्याव वर्ण की पीड़िकाएं वहाँ पे बन जाती हैं, शीघ्र फूटने वाली और पतली पतली। इन पीड़िकाओं से कैसा अब श्राव भी निकलेगा कुछ, तो कैसा श्राव निकलेगा इन पीड़िकाओं से, तो आपने ध्यान रखना है विसर्प का जो लीजन है, वातज विसर्प का, वो किस कलर का होगा, वो लीजन पहले वो लीजन बनेगा। ठीक है, तो पहले वो लीजन बनेगा श्याव और अरुण वर्ण का, उसमें स्वेलिंग होगी, सुई चुभने की सी वेदना होगी, भेदनवत पीड़ा, शूल, तनाव, संकोच, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पेशेंट फील करेगा उस स्किन लीजन में। अगर जैसे ये अरुण और श्याव वर्ण का स्किन लीजन हुआ है, फिर भी अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अब इसमें ना छोटी छोटी पीड़िकाएँ आना चालू हो जाएंगी। अब जब पीड़िकाएँ आएंगी तो वो कैसी आएंगी पीड़िकाएँ, तो वो अरुण वर्ण की, श्याव वर्ण की पीड़िकाएँ आएंगी और उनसे कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहेगा। डिस्चार्ज कैसा होगा उन पीड़िकाओं से, पतला विशद अरुण वर्ण का अल्प श्राव उनसे निकलेगा। रोगी का वात, मूत्र, मल, ये सब कुछ रुक रुक कर निकलेगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट भी ध्यान रखना है। और विसर्प रोग में जो भी बताए हुए कारण है, उन कारणों का सेवन करने से कोई भी लाभ नहीं होगा और प्रयुक्त रोग की वृद्धि हो जाती है। विसर्प रोग के जो कारण बताएं, उन कारणों के विपरीत अगर आप आहार विहार करते हैं तो रोगी को आराम फील होता है। और ये सारा वातज विसर्प के लक्षण उपशय और अनुपशय। ठीक है, उपशय माने कि ऐसी चीज़ें जिससे फ़ायदा हो, अनुपशय माने ऐसी चीज़ें जिससे नुकसान हो। तो फ़ायदा किससे होगा, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिस भी कारण से विसर्प हो रहा था उसकी उल्टी चीज़ें आप अगर करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो वो इसके लिए हो गया उपशय। अनुपशय क्या हो गया कि ऐसी चीज़ें जिसके वजह से
ऐसी चीज़ें जिनके प्रयोग से रोगी को कष्ट होने लगे वो कहलाता है अनुपशय। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में पॉइंट्स हैं। और इसमें ना एक ये भी था कि जैसे चींटियाँ चल रही हों ऐसा फील होता है उसको, तो पिपलिका संचार इवचा अंगेशु। ठीक है, जैसे शरीर पे पिपलियाँ चल रही हैं ऐसा उसको फील होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े ध्यान रखेंगे। ऐसे ही पित्तज विसर्प के लिए पित्तज विसर्प में क्या बोला हुआ है, इसका निदान और संप्राप्ति कि किन कारणों से होगा। उष्ण आहार विहार के सेवन से, विदाही से, अम्ल रस से क्या होगा, शरीर में पित्त जो है प्रकोपित हो जाएगा, विसर्प रोग होगा। और दूष्य रक्त, लसिका, त्वचा, मांस ये सब इन्वॉल्व करते हुए धमनियों को पूर्ण करते हुए, मतलब धमनियों के थ्रू बेसिकली वो पूरा फैलेगा। ओके, एक सेकेंड। पित्तज विसर्प के कैसे लक्षण आएंगे, तो रोगी को, जो पित्तज विसर्प का रोगी है, उसमें ज्वर, प्यास की अधिकता, मोह, मूर्छा, वमन, भोजन में अरुचि, अंगों में भेदनवत पीड़ा, पसीना का अधिक आना, उसको अंतर्दाह होगा, प्रहलाप होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा पागलों जैसा बिहेव करेगा। नेत्र में आकुलता रहेगी। ठीक है, आकुलता, नेत्र से पानी आता रहेगा माने कि उसको। और इसी के साथ निद्रा का ना आना, उसको बेचैनी रहेगी, चक्कर आएंगे, और ठंडे वात और जल की उसको इच्छा होगी। ठीक है, ठंडी चीज़ें बेसिकली उसको चाहिए होंगी। और नेत्र, मूत्र, मल, इन सब का वर्ण कैसा हो जाएगा, हरा और हल्दी के समान पीला। हरा हल्दी के समान पीला ही वो सारी चीज़ों को देखेगा भी, ऐसा ही उसका मल मूत्र भी हो जाएगा। जिस स्थान में प्रथम विसर्प उत्पन्न हुआ है और आगे जहाँ जहाँ तक वो फैलेगा उस स्थान का वर्ण। ठीक है, मतलब जहाँ पे उत्पन्न हुआ है, जैसे वहाँ पे स्किन लीजन पहले क्या हो रहा था कि एक शावर अरुण वन का होता, उसके बाद पीड़िका आ रही थी। तो यहाँ पे बताया कि कैसा होगा, वो जो लीजन आएगा वो पहले ताम्र वर्ण का आएगा। ठीक है, तांबे के समान लाल, हरा, हल्दी के समान पीला, नीला, काला, इन सारे वर्णों का कोई भी एक व्रण की उत्पत्ति हो जाएगी। और फिर अब जैसे ये लीजन आया, पहले इस कलर का लीजन आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा इसमें कि भेदन के समान पीड़ा से युक्त होकर पीड़िकाएं होंगी। और पीड़िका अब
ये सब हो गया, पहले यहाँ तक कैसे लीजन आया, ठीक है। फिर उन स्थान में धीरे धीरे क्या है, वहाँ पे दाह होने लगेगा, भेदन के समान पीड़ा उसको होने लगेगी, और वहाँ पे उत्पन्न होने लगेंगी कुछ पीड़िकाएं। जब पीड़िकाएं आएंगी तो वो कैसी आएंगी, अब ताम्र, हरित, हारित, नील, कृष्ण, रक्त, इन सब कलर के वहाँ पे पीड़िकाएं आएंगी, और पीड़िकाओं से फिर श्राव भी निकलेगा, ठीक है। और इसी वर्ण का श्राव भी उन पीड़िकाओं से निकलता है, और ये जो पीड़िका होती हैं वो शीघ्र पक जाती हैं, और पित्तज विसर्प के लिए जो जो कारण बताए गए हैं उन कारणों का अगर सेवन करेगा रोगी तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उनके अपोजिट काम करेगा तो उसको फायदा होगा, ठीक है। तो ये उपशय अनुपशय भी इसके लिए बताया। अब ऐसे ही कफज की बात करें तो कफज विसर्प में क्या चीज़ें आएंगी, मधुर, अम्ल, लवण, रस, स्निग्ध, गुरु आहार, इन सब का सेवन, दिन में अधिक शयन करना, तो इन सब से क्या होगा, कफ संचित होगा, वो जाके रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, इन सबको दूषित करता है, ठीक है। और कठिनता के साथ शनय शनय अंग प्रदेश में गमन करता हुआ विसर्प रोग को उत्पन्न करता है, और फिर धीरे धीरे विसर्प रोग की उत्पत्ति वो करवा देता है। एंड अब इसके लक्षण कैसे आते हैं फिर, तो यहाँ पे जो रोगी है उसको क्या है, जो कफज विसर्प से पीड़ित रोगी है वो सर्वदा उसको शीत लगा करती है, ठीक है, हमेशा उसको ठंड लगी रहती है, शीत लगकर ही उसको ज्वर का वेग भी बढ़ता है, ज्वर भी आता है तो ज्वर का वेग शीत लगकर बढ़ता है। शरीर में गुरुता, निद्रा, तंद्रा, भोजन में अरुचि, मुख का स्वाद मीठा, मुख में जैसे कफ लिपा हुआ हो मुख में ऐसा उसको प्रतीत होता है, बार बार थूकने की प्रवृत्ति, वमन, आलस्य, स्थैत्मित्य, ठीक है, स्थैत्मित्य माने जैसे गीले कपड़े से लपेटा हो ऐसा फील होगा उसको, जठराग्नि नष्ट हो जाएगी, अग्नि, मन, दुर्बलता, इस तरीके की अनेक चीज़ें उसमें दिखेंगी। शरीर के जिन प्रदेशों में विसर्प रोग फैलता है उन प्रदेशों में शोथयुक्त पांडु, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिन जिन प्रदेशों में विसर्प फैलेगा उन प्रदेशों में शोथयुक्त पांडु वर्ण वाले, और जो अधिक रक्त ना हो ऐसे, स्नेह, शून्यता माने नंबनेस, जगड़ाहट, गुरुता से युक्त, अल्प वेदना वाले, कठिनता से पकने वाले, बहुत दिनों तक चलने वाले, जिसके ऊपर की त्वचा मोटी पड़ गई हो, इस तरीके की पीड़िकाओं की वहाँ उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जो लीजन बनेगा वो कैसा बनेगा, पांडु वर्ण का लीजन बनेगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर पीड़िकाएं ऐसी आएंगी जो कि क्या होती हैं, रक्त ज़्यादा उनमें नहीं रहता, स्नेह रहता है, ठीक है, वो नम रहती हैं, जकड़ाहट उन पीड़िकाओं में फील होती है, गुरु फील होती हैं वो पीड़िकाएं, अल्प वेदना वाली होती है, कठिनता से पकने वाली पीड़िकाएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। उन पीड़िकाओं का वर्ण श्वेत और पांडु मिश्रित होता है। यदि ये पीड़िकाएं पककर फूट जाएं तो उनमें से कैसा श्राव निकलेगा, तो श्वेत, पिच्छिल, तंतुमय, गाढ़ा, बंधा हुआ चिकना श्राव निकलता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे श्राव कैसा निकल रहा है, ठीक है। और इसके बाद गुरु, स्थिर, जाल से युक्त, चिकनी मोटी त्वचा और घने मल के लेप से युक्त व्रणों का अनुबंध उस स्थान पर बना रहता है। ये अनुबंधी व्रण चिरकाल तक बने रहते हैं। तो बेसिकली जो वो लीजन बनेगा उसके ऊपर पीड़िकाएं आएंगी ना, तो वहाँ पे एक तरीके का घाव सा भी बना रहता है, ठीक है। बहुत सारे अल्सर्स टाइप बने रहते हैं वहाँ पे, व्रण बने रहते हैं अल्सर्स जैसे, जो कि क्या है, गुरु, स्थिर, जाल जैसे पूरा मतलब ब्लड वेसल से फैले हुए, और चिकने, मोटी त्वचा, घन मल वाले, ठीक है, इस तरीके के अल्सर्स वहाँ पे बने रहते हैं, पस डिस्चार्ज और इतने डर्टी टाइप के अल्सर्स उसके ऊपर बने रहते हैं। और ये जो अनुबंधी व्रण है, यानी कि जो ये पीड़िका के साथ आया हुआ अल्सर है, ये क्या लंबे समय तक वहीं पे बना हुआ रहता है। रोगी का नख, नेत्र, मुख सभी कुछ कैसा, श्वेत वर्ण का हो जाता है। कफज के लिए जो जो कारण बताएं उनसे फ़ायदा हो, उनका सेवन ही करेगा, कॉजेटिव फैक्टर वालों का ही, तो पेशेंट को तकलीफ उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिन जिन कारणों से कफज विसर्प की उत्पत्ति होती है उनके अपोजिट चीज़ों का सेवन करेगा तो रोगी को फ़ायदा होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखेंगे।
तो बस ये इतना सारा है पित्तज विसर्प के लिए। ऐसे ही अब यहाँ पे अनुबंध के बारे में बोला जाएगा। तो अब बात की जाएगी वात पित्तजन्य विसर्प की संप्राप्ति। ठीक है, तो ये वात पित्त क्या है, अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉजेज से प्रकोपित हो जाएंगे। और इसमें ये था कि जो वात पित्तज वाला था ना, तो जो वात पित्तज वाला था उस वो कैसा था, आग्नेय स्वभाव का था। ठीक है, आग्नेय स्वभाव का होने के कारण अब उसमें आप देखेंगे तो लक्षण भी थोड़े पित्त डोमिनेंसी वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक साथ कुपित हुआ वात और पित्त से उत्पन्न होने वाले विसर्प रोग से पीड़ित रोगी अब ऐसा समझेगा कि मेरे शरीर के ऊपर आग के अंगारे फैला दिए गए हैं। ठीक है, उसको कैसा फील होता है कि जैसे आग के अंगारे उसके शरीर के ऊपर फैला दिए गए हैं। और वह रोगी वमन, अतिसार, मूर्छा, दाह, मोह, ज्वर, तमकश्वास, भोजन में अरुचि, अस्थि की संधियों में भेदनवत पीड़ा, प्यास की अधिकता, अन्न का अपचना और अंगों में भेदनवत पीड़ा, इस तरीके के उपद्रवों से वो युक्त रहता है। विसर्प शरीर में जिन जिन प्रदेशों में अनुगमन करेगा, ठीक है, ये विसर्प का जो लीजन है जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, वह प्रदेश शांत, अंगार के तुल्य या अधिक रक्तवर्ण का हो जाता है। ठीक है, अंगार के जैसा काला और या फिर रक्तवर्ण का हो जाता है। अग्नि के जलने के समान जैसा वहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि से जल गया और ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, वैसे उसको ब्लिस्टर जैसे वहाँ पड़ जाते हैं। ये द्वंद्वज विसर्प जो है शीघ्र फैलने वाला होता है, इसीलिए ये क्या होता है, शीघ्र फैलने वाला है, शीघ्र ही मर्म अनुसारी होता है, हृदय में जल्द से जल्द पहुँचता है। जब विसर्प रोग से मर्म प्रदेश आक्रांत होता है और उत्तप्त होता है तो बढ़ी हुई अत्यंत बलवती वायु अंगों में भेदनवत पीड़ा करती है, अधिक रूप में ज्ञान को नष्ट करती है। कुपित दोष, हिक्का, श्वास आदि रोग इस तरीके की चीजें उत्पन्न करेगा। अब जैसे ना यहाँ पे क्या है कि वात और पित्त की डोमिनेंस है, तो यहाँ पे आपको निद्रा का नाश ही मिलेगा, कफ तो है नहीं। जब रोगी की निद्रा नष्ट हो जाती है तो वो ज्ञान रहित हो जाता है, मानसिक चिंता सताने लगती है और किसी भी प्रकार कहीं भी उसको सुख का अनुभव वो करता नहीं है, बेचैन रहेगा हमेशा। ठीक है, और किसी भी आसन में या शैया में उसको आराम नहीं मिलता। ठीक है, और क्लेश बहुत अधिक होता है, कष्ट बेसिकली इरिटेशन रहती है और रोगी को शीघ्र ही निद्रा आ जाती है। वो व्यक्ति क्या होता है, दुर्बल होता है, शयन करता है और जागने में बहुत उसको फिर कठिनता होती है। इस प्रकार अग्नि विसर्प से पीड़ित जो व्यक्ति है वो अचिकित्सीय है। ठीक है, उसको आपने ठीक ही नहीं करना है, मना कर देना है उसको। ठीक है, कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो ये अचिकित्सीय होता है। इस तरीके के लीजन्स हैं, उसको ऐसा लगेगा कि पूरा उसके शरीर के ऊपर अंगारे जला दिए हों, ऐसा उसको महसूस होता रहेगा। ठीक है, और जैसे अग्नि से जल गया हो इस तरीके के उस पर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और ये शीघ्र ही हृदय तक भी पहुंच जाता है। फिर दूसरे टाइप का जो है द्वंद्वज में वो आता है कफ पित्त जन्य। ठीक है, तो जो ये कफ और पित्त वाला होता है इसका नाम होता है कर्दम विसर्प। ठीक है, इसको कर्दम विसर्प भी कहते हैं। तो इसमें भी कफ और पित्त क्या है, अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉजेस की वजह से प्रकोपित हो जाएगा। और इसमें अब हमें देखना है कि क्या लक्षण मिलेंगे। कफ पित्त जन्य विसर्प से पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा उसको क्या आएगा, शीत ज्वर, सिर में गुरुता है, शरीर में दाह, गीले वस्त्र से आच्छादित कर दिया ऐसा अनुभव होना, अंगों में शिथिलता, निद्रा अधिक के। इसमें ना कफ की डोमिनेंसी होगी, इसीलिए आप देख रहे हैं कफ का नाम भी आगे आया हुआ है। तो कैरेक्टर्स भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको पित्त वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, बट कफ की डोमिनेंसी वाली मिलेंगी। ठीक है, तो जठराग्नि की हानि, दुर्बलता, अस्थियों में भेदनवत पीड़ा, मूर्छा, प्यास अधिक लगना, स्रोतसों में कफ है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, आम युक्त मल का वो त्याग करता है, अंगों में विक्षेप है उसके। ठीक है, अज्ञातवश हाथ पैर इधर उधर पटकता रहता है बेसिकली, और अंगमर्द रहता है, अरुचि रहता है, उत्सुकता, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखेंगी। आमाशय में ये कफ पित्त जन्य विसर्प जो है उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, आमाशय से।
शरीर में किसी एक प्रदेश में जाकर ये क्या करता है, अपना स्थान बना लेता है और फिर ये विसर्प जो है संपूर्ण शरीर में उत्पन्न नहीं होता। ये भी इसके लिए अलग पॉइंट है। ये विसर्प शरीर के जिस एक देश में होता है वह स्थान कैसा हो जाएगा। अब जहाँ पे इसका लीजन होगा उसकी बात की गई है, तो वो रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का, पांडु वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त वो एरिया हो जाएगा। वो स्थान अत्यंत मेचक, चिमचिमाहट, ठीक है, काला, मलिन, चिकना, अधिक ऊष्मायुक्त, भारी, मंद वेदना, शोथ वाला, गंभीर पाक वाला, श्राव रहित और शीघ्र ही क्लेद युक्त होने वाला, शीघ्र ही मांस, त्वचा, ये सब जगह वहाँ पे सड़न उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और मंद वेदना रहेगी क्योंकि कफ भी है, शोथ रहेगा, पाक होगा क्योंकि कफ पित्त है, सॉरी, ऊष्मा युक्त वो रहेगा, ठीक है, गुरु, काला, ये सब तो पॉइंट ठीक है। इसके अलावा वेदना उसमें कम होती है, तो वेदना कम हो रही है, लेकिन आप जब उसको स्पर्श करेंगे ना तो वो कट कर गिरने लगेगा, टच, क्योंकि ऑलरेडी वो सड़ चुका है वो एरिया उसका, ठीक है। पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है, वो एरिया जो है उसका सड़ चुका है। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि उस स्थान को उंगली से दबा दिया जाए तो उस स्थान पर कीचड़ में जैसे गड्ढा बनता है ना, उस तरीके से ही गड्ढा बन जाता है। और इस प्रकार का ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसको क्या है, अगर उंगली से दबाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। और इस प्रकार का जो विसर्प रोग है वो क्या है, आक्रांत प्रदेश में उंगली से दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है और आक्रांत प्रदेश में गीला और सड़ा हुआ मांस कट कट कर गिरता रहता है उसमें से, ठीक है। और उस स्थान की सिरा स्नायु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और विसर्प से सड़े हुए मुर्दे के समान गंध निकलती है और इस प्रकार विसर्प से पीड़ित जो रोगी है उसकी स्मरण शक्ति, ज्ञान भी नष्ट रहता है इसके केस में, ठीक है। ये थोड़ा भयंकर टाइप का है और इसको ही कर्दम विसर्प कहते हैं। और ये जब आप देखिए, आप खुद लक्षणों से समझ सकते हैं कि ये इतने भयंकर जहाँ लक्षण है, टच करने पे जो हाथ सड़ के गिर जा रहा है, ठीक है, और आप फिंगर से टच कर रहे हैं तो उसमें गड्ढा पड़ जा रहा है, जैसे कीचड़ में पड़ गया, तो इस तरीके का तो लक्षणों से ही समझ आ रहा है कंप्लीटली ये चीज़ असाध्य ही होती है, ठीक है। और इसको सेलुलाइटिस वगैरह से रिलेट करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो लास्ट टाइप का है वो है कफ वातजन्य वाला, ठीक है। इसके अलावा एक सन्निपातज भी है। कफ वातजन्य वाले में क्या बताया गया है, एक सेकंड, हाँ, इसको ना ग्रंथि विसर्प के रूप में जाना जाता है। तो अब इस देखो, कफ और वातजन्य है तो इसके कारण के लिए भी ऐसे ही बोला गया है कि किन किन से होगा। स्थिर गुरु, कठिन मधुर, शीत, स्निग्ध अन्नपान के सेवन करने से, जो भी कफ कारक चीज़ें हैं, व्यायाम न करने से, निरंतर बैठे रहने से, उचित रूप में बढ़े हुए दोषों को आपने वमन विरेचन द्वारा शरीर से नहीं निकाला, शरीर में कफ और वायु प्रकोपित हो रखा है, दूषित, बढ़े हुए, अत्यंत बलवान, ये सब क्या करते हैं, इसमें मेनली किसकी वृद्धि होगी, कफ और वात की वृद्धि होगी। तो जैसे ही कफ और वात की वृद्धि होगी, ये अगेन कफ डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसमें रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, ये सब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब कफ अधिक रूप से बढ़ जाता है तो कफ के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध अधिक रूप से बढ़ जाता है, कफ जो है वात का मार्ग रोक देता है। ऐसी दशा में वायु प्रकोपित होकर अधिक मात्रा में हो जाती है और वो क्या करती है, वायु कफ को अनेक भागों में विभक्त करते हुए उरा प्रदेश से कठिनाई से पकने वाली, कठिनता से अच्छी होने वाली ग्रंथियों की माला उत्पन्न कर देती है, ठीक है। आप ऐसे समझो, निदान सेवन किया, कफ और वात दोनों बढ़ा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कफ जैसे ही बढ़ा, नॉर्मली जो वात जा रही थी अपने स्रोतसों में, कफ ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसकी वजह से वात अपने नॉर्मल काम कर नहीं पाई, नॉर्मल जगह जा नहीं पाई। जैसे ही उसके साथ ये हुआ तो उसने क्या किया, उसने कफ को ले गई और पूरे शरीर में फैलाना चालू किया। और अब इसके फलस्वरूप एक तरीके की क्या उत्पन्न होगा, विसर्प उत्पन्न होगा। और उसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो क्या है, उर प्रदेश में कठिनता से पकने वाली, कठिनता से अच्छी होने वाली ग्रंथियों की माला उत्पन्न हो जाती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा अधिक रूप में बढ़ गई हो
उसमें रक्त भी इन्वॉल्व हो जाता है इन दोनों के साथ, ठीक है, रक्त भी इन्वॉल्व हो जाता है, और सिरा, स्नायु, मांस, त्वचा, ठीक है, ये सब यहाँ भी ग्रंथियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। पहले तो क्या था, जब केवल वात और कफ है ना, तो उरा प्रदेश में ग्रंथियाँ हो रही हैं, गांठें हो रही हैं, लेकिन जब इन दोनों के साथ रक्त भी मिल जाता है तो सिर प्रदेश, स्नायु, मांस, त्वचा, सब जगह गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, और इन ग्रंथियों में वेदना होती है तीव्र रूप से। कुछ ग्रंथियाँ बड़ी, कुछ ग्रंथियाँ छोटी होती हैं, और कुछ लंबी गोल रक्त वर्ण की होती हैं, ठीक है। और इन ग्रंथियों में क्या होता है कि इन ग्रंथियों के अधिक बढ़ जाने पर ज्वर होता है, अतिसार, कास, हिक्का, शोथ, प्रमोह, विवर्ण, इस तरीके के बहुत सारे लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। निद्रा आधिक्य, अंग भंग, मूर्छाएं, बेचैनी, शरीर में शिथिलता, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो 2-4 थोड़े याद रख लेंगे इनको। और इन उपद्रवों से जो युक्त ग्रंथि विसर्प से पीड़ित जो व्यक्ति है वो भी चिकित्सा के अयोग्य। आप खुद ही समझिए कि इस तरीके की गांठें बन रही हैं तो कैसे ठीक होंगी वो। और इस अवस्था में ग्रंथि विसर्प भी जो है विवर्जनीय होता है, आपको इसे भी मना कर देना है, ठीक नहीं, क्योंकि ये ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें यह रोग कफ और वायु से कुपित होकर रक्त के दूषित को, रक्त भी बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है लास्ट में। और इस रोग में क्या होता है, अनेक ग्रंथियां निकल आती हैं, इसलिए इसका नाम ग्रंथि विसर्प है। ग्रंथियां पकती नहीं है, कभी कभी पक भी जाती हैं, और वेदना इसमें बहुत होती है, और स्पेशली चेस्ट रीजन में ये ग्रंथियां होती हैं। इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखने, ये सारा हमने विसर्प रोग के बारे में पढ़ा है। तो